এই হলো ডেডলাইন কমিউনিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড। আপনারা দেখছেন এক্সপ্রেস নিউজ, খবর নেয় খবর দেয়। नमस्कार, मैं विपिन कुमार, पत्रकार। आज एक्सप्रेस ऑनलाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, शुभ संध्या काल, नमस्कार। आज एक और अनछुए विषय पर हम चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे। चूँकि ये हिंदी माह भी है, यह माह हिंदी को समर्पित है और मूलतः हम हिंदी पर ही परिचर्चा करते हैं। तो आज इस परिचर्चा में हमारे बीच दुर्गापुर शहर से जुड़े वह शख्सियत हैं जो आज हिंदी की बिंदी चमकाने के लिए संगठित हैं, संगठन को जोड़ रहे हैं और भी कई संस्थाओं से जुड़े हैं। अखिल भारतीय सांस्कृतिक परिषद के ये कई वर्षों तक महासचिव रह चुके हैं। JPN ओझा जी, JPN ओझा जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, आज का विषय हम लेकर आए हैं हिंदी भाषा के विकास में बंगाल का योगदान। चूँकि पहले ही मैं कह चुका हूँ कि ये हिंदी माँ है, हिंदी को समर्पित है। बंगाल और हिंदी का चोली दामन का साथ रहा है। बंगाल की संस्कृति, बिहार की संस्कृति, उड़ीसा की संस्कृति, अभी नवागत झारखंड की संस्कृति एक दूसरे से प्रभावित थी, आज भी प्रभावित है, लेकिन चारों राज्य एक थे। तो इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम आदरणीय JPN ओझा जी से आग्रह करेंगे कि आज आप बंगाल में हिंदी को किस दृष्टि से देखते हैं। JPN ओझा जी, नमस्कार। विपिन जी, आपने बिल्कुल सामयिक प्रश्न पूछा है। बंगाल आज से नहीं, बहुत पहले से पुनरुत्थान या जिसे नव जागरण का है, उसका केंद्र रहा है। बहुत प्राचीन काल छोड़ दें तो 18वीं शताब्दी से राजा राम मोहन राय का काल हो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऐसे या स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने वाले संग्रामी, असंख्य संग्रामी जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम की शिखा जलाई, जिसने स्वाधीनता संग्राम को मतलब बंगाल के भारतवर्ष व्यापी किया। बंगाल के जो मनीषी थे, मतलब मनीषी जगत को आप रेखांकित करना चाहते हैं क्या? रेखांकित नहीं, हिंदी की जब बात आएगी तो ऐसे महानुभावों का, ऐसे महापुरुषों का नाम स्वमेव आएगा, क्योंकि
पूरे भारतवर्ष में यहीं से चिंगारी निकली थी और पूरे देश में चिंगारी फैलाने के लिए एक भाषा की आवश्यकता होती है और उस भाषा को चुना गया था हिंदी। इससे स्वाभाविक है कि बंगाल में हिंदी का विकास हो, हिंदी का भी नवजागरण हो, हिंदी का भी पुनरुत्थान हो। वैसे 1912 तक बिहार बंगाल एक ही थे। 1912 में बिहार का विभाजन हुआ और उसके बहुत पहले से स्वाधीनता संग्राम 1857 के आसपास से फिर यह आंदोलन शुरू हुआ था। उसमें पूरे भारतवर्ष में महापुरुषों, स्वाधीनता सेनानियों, संग्रामियों का संपर्क भाषा हिंदी ही था, क्योंकि अलग अलग जगह की अलग अलग मातृभाषा थी। बंगाल में बंगला, तमिलनाडु में तमिल, केरल में मलयालम। लेकिन सब नेताओं और नेता एक साथ मिलें तो उनकी भाषा क्या हो, उन लोगों ने खुद तय किया। उन्हीं लोगों ने तय किया कि हमारी संपर्क भाषा हिंदी होगी और हिंदी होगी तो हिंदी का जब तक विकास नहीं होगा तब तक उस भाषा में बातों को समझने की शक्ति उतनी नहीं आएगी। इसलिए हिंदी का विकास पश्चिम बंगाल, उस समय का बंगाल और चेन्नई, मद्रास में इसका अधिक विकास हुआ और यहीं के महापुरुषों ने हिंदी के बारे में सोचा भी। ये तो बिल्कुल आपने सही बात कही है, लेकिन तब के लोग, तब के जो मनीषी थे बंग भूमि के, जैसे सर ने नाम गिनाया, तब की हिंदी और आज की हिंदी में आप क्या फ़र्क समझते हैं? जिस प्रकार सभ्यता का विकास होता है उसी तरह भाषा का भी विकास होता है। भाषा पहले उत्पन्न होती है, उसके बाद उसका व्याकरण आता है और जैसे जैसे भाषा को सरल बनाते जाते हैं उसका व्याकरण उतना अधिक स्पष्ट होता जाता है। तो इसलिए भाषा पहले जितनी परिमार्जित भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय की हिंदी और आज की हिंदी में बहुत अंतर है। उस समय अवधी और ब्रज बोली को मिलाकर हिंदी बनती थी। आज मानक हिंदी आ गई है, परिमार्जित हिंदी आ गई है, तो हिंदी के इस स्वरूप में परिवर्तन तो होगा। जैसे दो चार शब्द आप बताएंगे, आप तो हिंदी प्रेमी हैं और हिंदी के ज्ञाता भी हैं, तो कैसे कुछ शब्द बताइए जो परिमार्जित होकर निकली हैं हिंदी से। हिंदी खुद धीरे धीरे परिमार्जित हो रही है। आपने जैसे कहा ना कि कुछ परिमार्जित भाषा, तो कुछ ऐसे क्लिष्ट भाषाओं का तो प्रयोग हिंदी में होता ही आ रहा है, तो कुछ जैसे चलल भाषा जो होती है, चलंत भाषा, आधुनिक हिंदी में भी चलंत भाषा का कहाँ तक प्रभाव है? चलंत भाषा जैसे आम हिंदी जो सहज लोगों को समझ में आ जाए और उस हिंदी का अर्थ भी जो शोधार्थी हैं, हिंदी में जो शोध करते हैं, उनको पता चल जाए, तो दो चार बताएं आप। जैसे तुलसीदास के रामचरितमानस में आप पढ़िएगा तो बहुत से ऐसे शब्द हैं। जैसे पहले अलग अलग जगह में एक ही चना का अलग अलग नाम था। कहीं रहीला बोला जाता था, कहीं बूट बोला जाता था, कहीं चना बोला जाता था। अब उसे मानक करके उससे अब चना ही बोला जा रहा है। तुलसीदास की रचनाओं को आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको अधिक से अधिक अवधी भाषा मिलेगी। वो भाषाएं अब धीरे धीरे परिष्कार, जैसे आगुन कहते हैं हम, अगिन कहते हैं, अगिन। अब अगिन शब्द धीरे धीरे परिवर्तित होकर अग्नि या आग, अग्नि का ही अपभ्रंश शब्द था, तद्भव शब्द है अगिन या आगुन
बंगला में आगुन। तो इस तरह परिमार्जित होकर हिंदी को मानक बनाया गया है कि एक चीज़ के लिए एक ही शब्द रहे, भले उसका सिनोनिम्स रहे, उसका प्रतिशब्द रहे, लेकिन प्रचलित एक ही शब्द रहे। नहीं, कुछ नए शब्द तब की हिंदी और आज की हिंदी में कोई परिवर्तन नहीं है आपकी नज़र में? नहीं, जैसे आप 1878 1879 के समय का हिंदी लीजिए, तो उस समय की हिंदी को हम पाँचों हिंदी या जैसे सदल मिश्रा की आप चंद्रावली ले लीजिए, जिन्होंने कलकत्ता में बैठकर लिखा था। ऐसे कलकत्ता को गद्य का जन्मस्थान कहा जाता है, हिंदी गद्य का जन्मस्थान आपको कलकत्ता को कहा जाता है, पश्चिम बंगाल को कहा जाता है। सदल मिश्रा का और भी योगदान है बंगाल का। हिंदी का पहला अखबार भी कलकत्ते से ही प्रकाशित हुआ था, और हिंदी में पहला MA किसी ने किया था तो पश्चिम बंगाल से ही किया था। तो इस तरह के कई उदाहरण हैं। गद्य पद्य के अलावा भी मतलब कोलकाता तो खैर हिंदी का गढ़ रहा है मेरे हिसाब से। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 1918 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी के कुलपति थे सर आशुतोष मुखर्जी, और उनके प्रयास से कहूँ तो कम है, उनके अथक प्रयास से MA की पहली पढ़ाई कलकत्ता विश्वविद्यालय में शुरू हुई थी, और उसके जहाँ तक मुझे नाम याद है, सकल नारायण शर्मा उसके प्रोफेसर थे। और आपको आश्चर्य होगा कि उस 2 साल के बाद उस यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से हिंदी से पहला MA करने वाले नलिन मोहन सान्याल थे, वो भी बांग्ला भाषी थे। तो उसके बाद शिक्षा का माध्यम कहिए, बहुत सी पुस्तकों की रचना हुई यहाँ पर सर आशुतोष मुखर्जी के कहने पर, उनके प्रयास से। उसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर को आप लीजिए, वे हिंदी नहीं जानते थे। हिंदी पढ़ने के लिए, हिंदी सीखने के लिए वे एक प्राइवेट ट्यूटर रखे, और उनसे उन्होंने हिंदी की शिक्षा ली। और हिंदी की शिक्षा लेने के बाद जब वो फोर्ट विलियम कॉलेज में अध्यापन का कार्य शुरू किए, तो उस समय बहुत से प्रश्न पत्र हिंदी में उन्होंने तैयार करवाए, बहुत सी पुस्तकें उन्होंने लिखवाई, बहुत सी पुस्तकें जो आज इतिहास है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर हों या सर आशुतोष मुखर्जी हों, यहाँ तक कि शांति निकेतन की जब स्थापना हुई, शायद 1901 में शांति निकेतन की स्थापना हुई थी, तो जहाँ तक मुझे याद है, तो 1935-36 में यहाँ पर हिंदी विभाग खुला, और उसके प्रथम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। तो हिंदी का यहाँ पर बहुत पहले से कारण में, जो मैंने आपसे पहले कहा कि यह सर, आप शांति निकेतन आ ही गए हैं, तो एक मेरा प्रश्न है, जिज्ञासा भी है कि शांति निकेतन के बाद दुर्गापुर आता है, उसके बाद आसनसोल आता है। तो चूँकि आप कई वर्षों से दुर्गापुर में हैं, सामाजिक संस्था से जुड़े हैं, आज भी हिंदी भाषा मंच के आप वरिष्ठ संयोजक हैं, कन्वेनर हैं, आपकी संस्था हिंदी के में काम कर रही है। तो दुर्गापुर में शांति निकेतन में हिंदी का खुल गया, दुर्गापुर में हिंदी का क्या इतिहास आपने देखा है? दुर्गापुर में हिंदी का इतिहास बड़ा अच्छा रहा है। यहाँ पर पश्चिम बंगाल सरकार की हिंदी माध्यम की स्कूलें तो कम थीं, चूँकि दुर्गापुर था और यहाँ पर सरकारी संस्थाएं, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की संस्थाएं यहाँ अधिक थीं। इसलिए केंद्र सरकार के जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे दुर्गापुर स्टील प्लांट हो, MMC था, फर्टिलाइजर था, फिर
CMRI है, आर्य कॉलेज है, मैंने जो आज NIT है। तो यहाँ पर हिंदी माध्यम की बहुत सी स्कूलें थी और हिंदी के दिग्गज विद्वान यहाँ पर शिक्षक थे। आप जानते होंगे शायद, यहाँ के दिग्गज विद्वान सदानंद राय आपको शिक्षक थे। रामनीति विश्वकर्मा, जिनकी पुस्तकें हिंदी लेख की और व्याकरण की पढ़ाई जाती हैं। यहाँ पर प्रभारी शरण सिन्हा जी थे, जो बाद में बर्नपुर चले गए हिंदी अधिकारी होकर। नहीं, मेरा मकसद था कि हिंदी के प्रति मतलब दुर्गापुर ने हिंदी को अब तक क्या दिया। दुर्गापुर सरकार तो केंद्र सरकार ने तो वो हिंदी पखवाड़ा और हिंदी सप्ताह, हिंदी माह मनाकर वो खानापूर्ति कर लेते हैं। खानापूर्ति करके वो रिपोर्टिंग उनको कर देना है कि हाँ हमने ये अमुक अमुक किया, इनको बुलाया, उनको बुलाया, इनको खिलाया, उनको पिलाया, जो किया कर दिया। सामाजिक स्तर पर दुर्गापुर ने हिंदी को क्या दिया, इस पर हम चाहते हैं कि आप प्रकाश डालें। देखिए, मेरी जहाँ तक सोच है वो यह है कि सरकार जो भी देती है सामान्य रूप से सबको देती है, लेकिन समाज को सामाजिक संस्थाएं जो हैं वास्तव में वह देती हैं। जैसे जब वर्षा होती है तो सब जगह समान रूप से वर्षा होती है, लेकिन जो नीचे किसान होता है वह काम करता है कि पानी को किस ओर ले जाना है, किस ओर रोक लेना है और उसका कैसे समान वितरण करना है। सामाजिक संस्थाओं का भी आप अलग तरफ जा रहे हैं। मेरा मकसद सीधा साधा है कि दुर्गापुर, जो दुर्गापुर है, दुर्गापुर के लोगों ने, मैं नहीं कहूँगा कि सिर्फ हिंदी भाषियों ने, और भी भाषा भाषी के लोगों ने सम्मिलित होकर हिंदी को क्या दिया। दुर्गापुर में निजी तौर पर, गैर सरकारी तौर पर दुर्गापुर में हिंदी को कितना प्रतिशत सम्मान मिला, ये मैं जानना चाहता हूँ सर आपसे, चूँकि आप एक अनुभवी और प्रखर व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। देखिए, इस सवाल पर इसका अगर मैं उत्तर देने लगूं तो थोड़ा सा राजनीतिक हो जाएगा और मैं नहीं चाहता हूं कि उस राजनीतिक विवाद में मैं पड़ूं। वैसे दुर्गापुर के सामान्य लोग जो हैं हिंदी भाषा में बोलचाल करते हैं, हिंदी भाषा समझते हैं, हिंदी भाषियों का सम्मान करते हैं और हिंदी सीखने की भी कोशिश करते हैं। जहाँ तक बात है हिंदी भाषा को एक सामाजिक मान्यता तो है ही, सामाजिक मान्यता तो है, लेकिन जिस रूप में आप प्रश्न करना चाहते हैं या प्रश्न कर रहे हैं उसमें है कि कभी कभी कुछ विपरीत परिस्थितियाँ आ जाती हैं। शायद वर्तमान में हम उन्हीं विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ आपकी मतलब व्यथा कथा को आप प्रकाशित नहीं होने देना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है सर कि दुर्गापुर ने हिंदी को सरकार की योजनाओं के तहत जो मिलना था उससे कई गुना अधिक दुर्गापुर ने हिंदी को सम्मान दिया है सर। इसके साक्षात प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आपकी भी संस्था है और आपकी संस्था के अलावा और भी कई संस्थाओं ने, संगठनों ने दुर्गापुर में हिंदी की बिंदी चमकाने में अपनी भूमिका निभाई है। जैसे अखिल भारतीय सांस्कृतिक परिषद को सर आप कैटेगरी में छांट नहीं सकते हैं, उनका भी योगदान है अपनी संस्कृति को बचाए रखने में। तुलसी जयंती भी मनाई जाती है, वो भी एक अच्छा काम है, वो भी होता है। और भी चीज़ें होती हैं। फिर हिंदी को आप सेल में चुकी रहे हैं, आप ही के तारकेश्वर तिवारी जो थे डीएसपी में, उन्होंने हिंदी में कवि सम्मेलन की शुरुआत करवाई। हिंदी का पहला अखबार दुर्गापुर से निकला।
ये भी हिंदी के लिए गौरव की बात है। मेरे मित्र, मेरे भाई जो दुस्साहस के शुरुआती दौर के सहचर रहे हैं, मदन सिंह, उन्होंने अनगिनत हिंदी का काम किया, प्रतिमाएं लगाई, हिंदी की बिंदी चमकाने में सरकार के अलावा गैर सरकारी संगठनों का भी सर योगदान है, बहुत योगदान है। मैं यही कह रहा हूं। बात को एक और मैं बात हूँ, आपने, मुझे याद है कि एक सभा में आपकी एक मांग उठी थी कि स्टील टाउनशिप में राजेंद्र प्रसाद की शायद मूर्ति लगाई जाए, प्रतिमा लगनी चाहिए। तो उस पर क्या हुआ सर, कुछ आगे बढ़ा काम? हाँ, उस पर लग गया है। हम अखिल भारतीय सांस्कृतिक परिषद का जब मैं जनरल सेक्रेटरी था, उस समय से यह मांग आ रही थी और मैं मेन गेट से लेकर पानागढ़ तक यह मांग करता रहा और सभी के प्रयास से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रस्तर की मूर्ति बन गई है और अखिल भारतीय सांस्कृतिक परिषद के सामने जो उद्यान है उसमें लगाया जा चुका है। हाँ, हमने मोड़ पर नहीं लगाया, मोड़ पर कुछ बाधाएं थी प्रशासन की, प्रशासन मतलब दुर्गापुर स्टील प्लांट की, इसलिए हमने उसे वहीं पर लगाया है अखिल भारतीय सांस्कृतिक परिषद के सामने और उसे वो लग गया है। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि देखिए, सरकार भी, यह वर्तमान सरकार जो है वह भी हिंदी माध्यम और हिंदी भाषा के लिए कम नहीं किया गया है। इस सरकार द्वारा बहुत से स्कूलों को उत्क्रमित किया गया है। जो प्राइमरी स्कूल थे उसको मिडिल स्कूल बनाया गया है, मिडिल स्कूल से हाई स्कूल बनाया गया है, बहुत से नए स्कूल खोले गए हैं, बहुत से स्कूलों को फंड दिया गया है ताकि हिंदी माध्यम के बच्चे उसको पढ़ सकें। सर मैं मानता हूँ कि 2011 के बाद हिंदी में काम हुए हैं, राज्य सरकार ने हिंदी को बहुत कुछ दिया है, हिंदी सम्मानित हुई है, विश्वविद्यालय बनाए गए हैं, स्कूल ठीक हुए हैं, सही शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी बदलाव आया है। उसी राज्य में सर एक वीडियो वायरल हुआ है, आप शायद नज़र आपकी पड़ी होगी, कि बिहार से कुछ बच्चे आते हैं एसएससी की परीक्षा देने सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में, उनके साथ दो लोग इस तरह का क्रूर व्यवहार करते हैं कि वे दोनों बच्चे भयाक्रांत हो जाते हैं। तो एक तरफ तो ठीक है, हमें बहुत कुछ मिला है, हिंदी को बंगाल में बहुत कुछ मिला है, 2 दिन की छुट्टी मिली है, ये गौरव की बात है। वहीं पर इस तरह का सिरफिरा काम को सर आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, इस तरह के काम को हमेशा धिक्कारा जाना चाहिए, हमेशा धिक्कारना चाहिए। और ऐसा जो करते हैं वे, उनको मैं मंद बुद्धि कहूँगा। और जिस प्रकार कभी कभी काले बादल आकाश में छा जाते हैं, 1-2 घंटा 1-2 दिन के बाद चले जाते हैं, ऐसे ही ऐसे लोग सर उठाते हैं और फिर उनके सर अपने आप नीचे हो जाते हैं। आपको याद होगा कुछ वर्ष पहले आमरा बंगाली बोलकर एक संस्था हुई थी और वह शायद राजनीतिक पार्टी का भी रूप ले ली थी। जिस स्टेशन पर वह हिंदी और अंग्रेजी में लिखा देखती थी, उस संस्था के लोग देखते थे, उस पर कालिख पोत दिया करते थे। बहुत दिन, या प्राय 2-3 साल चला। 2-3 साल के बाद क्या हुआ, स्वभावतः वह खत्म हो गया। तो ऐसे लोग सर उठाते हैं बिनौले की तरह और फिर ये कुचल दिए जाते हैं समाज द्वारा, या खुद ऐसा होता है। इसकी निंदा करनी चाहिए। इसके लिए सरकार को प्रयत्न भी करना होगा कि ऐसे लोग पकड़े जाएं और ऐसा व्यवहार ना हो। ऐसा करने से क्या होता है कि एक सामाजिक समरसता जो है उसमें कमी आती है, राज्यों में कमी आती है, भाषाई विद्वेष फैलता है, सामाजिक विद्वेष फैलता है। और इन लोगों का उद्देश्य यही होता है कि सरकार हो या समाज हो जिसके द्वारा अच्छा काम किया जा रहा है उसमें विघ्न डाला जाए। ये विघ्न डालने वाले लोग हैं, यह नहीं समझते हैं कि यहाँ पर
अगर कहते हैं कि यहाँ पर बांग्ला भाषा ही बोलनी होगी आपको, तो सही है, बांग्ला भाषा बोलनी चाहिए। बंगाल में जब हूँ तो बांग्ला भाषा बोलना चाहिए, लेकिन बांग्ला भाषा मुझे कब बोलना चाहिए? तब बोलना चाहिए जब मुझे कोई बंगाली या बांग्ला भाषी मुझे बांग्ला सिखाए। तो आप बिना बांग्ला सिखाए मुझसे आप कहेंगे कि आप बांग्ला बोलिए, तो यह कैसे हो सकता है? हम लोग हिंदी की कक्षाएं चलाते हैं, आपको मैं हिंदी सिखाऊं नहीं और जोर जबरदस्ती करूं कि आप हिंदी बोलिए, कैसे हो सकता है? तो ये जो बांग्ला पक्ष के कुछ लोग हैं वे इस चीज़ को नहीं समझते हैं। आप जो 2-4-10 दिन के लिए घूमने फिरने के लिए हैं उनकी बात तो अलग है, जो रोजगार करने के लिए है उनको भी एक भाषा से दूसरे भाषा को सीखने में समय लगता है। इसके लिए कोई औपचारिक संस्था तो है नहीं, तो इन्हें बांग्ला भाषा सिखानी चाहिए यहाँ के बांग्ला भाषी लोगों को। तब कहना चाहिए कि आप बांग्ला में बोलिए तो ठीक रहेगा, वैसे भी स्वाभाविक है। और हिंदी से मैंने कहा कि हिंदी को सर्वभारतीय हिंदी भाषियों ने नहीं बनाया है। हिंदी को सर्वभारतीय बनाते तो केवल 6-7 राज्यों में सिमट कर आ जाते। हिंदी को सर्वभारतीय बनाने में, इसको संपर्क भाषा बनाने में केवल अहिंदी भाषियों का स्थान है। जैसे मैंने कहा कि 1918 में पहला एमए डिग्री कलकत्ता विश्वविद्यालय में खुला, फोर्ट विलियम में खुला। जब सी राजगोपालाचारी मद्रास प्रेसिडेंसी के चीफ मिनिस्टर थे, उस समय वहाँ पर मैट्रिक तक हिंदी को कंपलसरी कर दिया था उन्होंने। महात्मा गांधी लीजिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल लीजिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस लीजिए, आप कन्हैयालाल माणिक्य मुंशी लीजिए, अम्बेडकर लीजिए, ये तो कोई भी हिंदी भाषी नहीं थे। लेकिन सबों ने कहा कि नहीं, हिंदी ही हमारी संपर्क भाषा होनी चाहिए, राजभाषा होनी चाहिए। और इसी सर्वमत के कारण 14 जनवरी 1949 को हमारे संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में संयुक्त किया गया, जिसके कारण हम हर 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। तो हिंदी आवश्यक है संपर्क भाषा के रूप में। अभी हम लोग ऐसे प्राय सुनते हैं कि चेन्नई में, मद्रास में अधिक बड़ा प्रबल रूप से हिंदी का विरोध होता है। लेकिन अभी 2-4 बार मैं गया वहाँ पर, मैं वहाँ 1980-81 से जाता रहा हूँ, प्राय 6-7 बार गया हूँ। अभी 2-3 साल पहले मैं गया था वहाँ पर, तो एक आश्चर्यजनक चीज़ देखा कि जैसे यहाँ पर हर जैसे सिटी सेंटर हुआ या मेन जगह पर लिखा रहता है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, हाँ, 15 दिन में फराटेदार अंग्रेजी बोलिए, ऐड जिसको कहते हैं, ऐड दिया हुआ है, हाँ। और अब बहुत माने कोचिंग क्लासेस भी खोल गए हैं इंग्लिश सिखाने के लिए, फराटेदार स्पीकिंग इंग्लिश। वहाँ पर लिखा है कि हिंदी स्पीकिंग कोर्स, आइए हिंदी सीखिए और 1 महीना में हिंदी फराटेदार बोलिए। कारण है कि आज हिंदी देश की एकता अखंडता के लिए जितना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक यह लोगों के रोजगार से जुड़ा हुआ है। वहाँ के लोगों का कहना है कि हम अगर बाहर में कोई बिजनेस करें, कोई व्यवसाय करें, नौकरी करें, कुछ भी करें, कुछ अर्थोपार्जन करें, तो हमें हिंदी आनी चाहिए। और सर, आपका कहना वाजिब है, लेकिन आखिर फिर क्यों राज्यों में भाषा को लेकर विवाद होता है, क्षेत्रीय भाषा को लेकर फिर सम्मेलन क्यों नहीं है? इसका क्या वजह राजनीति है? बिल्कुल, यह शुद्ध राजनीति है, यह शुद्ध राजनीति है। राजनीति के सिवा कुछ नहीं है। मैं इसको उतना महत्व ही नहीं देता हूँ। या 2-4 वर्ष अपना सर ऊपर करेंगे, फिर अपने आप नीचे हो जाएंगे। हाँ, लेकिन ऐसी मानसिकता का विरोध करना चाहिए और सरकार का प्रयास होना चाहिए कि ऐसे लोगों को कुचला जाए, उनके ऐसे विचारों को कुचल दिया जाए, ताकि क्योंकि विष बीज जो है
वह जब पौधा हो जाएगा और उसी समय उसे नहीं उखाड़ दिया जाए तो वह वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। इसलिए सरकार का भी यह काम है कि ऐसे लोगों को पकड़े और उस पर कार्रवाई करे, अन्यथा दूसरे राज्य के लोगों के मन में बंगला भाषियों के प्रति, बंगाल के प्रति गलत संदेश जाएगा। नहीं सर, ये राज्य सरकार इसके लिए धन्यवाद की पात्र है। पुलिस महकमा भी काफ़ी सचेत होकर उन दोनों अपराधियों को, अपराधी तो हम नहीं कहेंगे जब तक अदालत नहीं कहे, उन दो व्यक्ति को जिनके नाम आए हैं रजत भट्टाचार्य और गिरधर राय, दोनों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। अब आगे क्या होता है ये वक्त बताएगा। लेकिन सर, इस तरह के मतलब हरकतें कुछ दिनों पहले दुर्गापुर में भी एक खास राजनीतिक दल की बैठक में भी इस तरह के संकेत दिए गए थे, भाषा बोली गई थी, असंवैधानिक भाषा थी वह, उसका भी कोई विरोध नहीं हुआ। इसका भी वो खाली अरेस्टिंग करने से ही समस्या का समाधान है क्या सर? सरकार जब कोई भी काम करती है तो लोग उसको विभिन्न दृष्टिकोण से सोचते हैं, और विभिन्न दृष्टिकोण से सोचने का अर्थ होता है कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है। जब पश्चिम बंगाल सरकार, ममता जी की सरकार, हिंदी भाषियों के लिए एक हिंदी प्रकोष्ठ शुरू कर दी, हिंदी विश्वविद्यालय शुरू कर दी, हिंदी विद्यालयों की संख्या बढ़ा दी गई, हिंदी स्कूलों को उत्क्रमित कर दिया गया हायर स्कूल में, उसके बाद यह आदेश कि बीपीएससी की परीक्षा में या सरकारी परीक्षाओं में हिंदी को जैसे पहले एक विषय माना जाता था, आज वो नहीं माना जाएगा, उसको हटा देना, इसका संदेश गलत गया लोगों के पास। और यह आप कुछ भी दे दें, कुछ भी खिला दें हिंदी भाषियों को, लेकिन जब उनका अस्तित्व या उनका जो पहले से मिला हुआ है अधिकार, उस अधिकार से आप वंचित करते हैं तो यह बहुत बड़ा अन्याय कहा जाएगा हिंदी भाषियों पर। बीपीएससी की परीक्षा में, सरकारी परीक्षाओं में जैसे पहले हिंदी में होती थी, हिंदी में, उर्दू में होती थी, वैसे अभी होना चाहिए। सरकार को यह नियम, यह कानून वापस लेना चाहिए। हो सकता है कि इस कानून के कारण ही कुछ लोगों का मन बढ़ गया हो और वे ऐसी बातें कर रहे हो। मैं इसमें किसी सरकार का दोष नहीं दे रहा हूं। सर, आप थोड़ा अलग हट कर हम आते हैं। आप हिंदी के प्रति आज भी समर्पित हैं, हिंदी के कामकाज को आगे बढ़ा रहे हैं। हिंदी की संभावनाएं दुर्गापुर में क्या देखते हैं? हिंदी की संभावना दुर्गापुर में उज्जवल है, और अगर हिंदी भाषी सावधान नहीं रहेंगे तो असावधान होने पर तो ट्रेन में भी आपके बगल में रखा हुआ सामान चोरी हो जाता है। तो हिंदी भाषियों को या हिंदी प्रेमियों को या हिंदी क्षेत्र में अपनी सेवा देने वाले लोगों को अपनी भाषा के प्रति सावधान रहना होगा। केवल इसलिए नहीं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी इसलिए कि यह संपर्क भाषा है, यह राज्य भाषा है, इससे पूरा देश जुड़ा हुआ है। इस भाषा को आप कुचलेंगे तो देश की एकता, समरसता को आप कुचल रहे हैं। तो देश के प्रति सोचने वाला हर व्यक्ति हिंदी भाषा पर किसी प्रकार के आक्रमण का विरोध करेगा, करना भी चाहिए, और मैं भी करूँगा, मैं भी करता हूँ। सर से हम यह भी जानना चाहेंगे इस परिचर्चा में कि आज पश्चिम बंगाल में हिंदी की जो कथा है शैक्षणिक स्तर पर
किस तरह प्रभावी है, इस पर सर प्रकाश डालेंगे ओझा सर। हिंदी शिक्षण, हिंदी शिक्षा का शैक्षणिक स्तर, शिक्षा का जो स्तर होता है, शिक्षा का हिंदी माध्यम स्कूलों में आप पूछना चाहते हैं? जी जी। हिंदी माध्यम स्कूलों में जो, क्योंकि सर आप प्रतियोगिता में वगैरह करवाते रहते हैं अपनी संस्था की ओर से, इसलिए ये प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं। हिंदी शिक्षण की जहाँ तक बात है जी। कि हमारे जितने भी हिंदी माध्यम के स्कूल हैं, सभी स्कूलों में शिक्षक, योग्य शिक्षक हैं और समर्पित शिक्षक हैं। लेकिन एक बात है, सभी स्कूलों में शिक्षकों की नितांत कमी है। एक एक शिक्षक को, जहाँ पर 5000 बच्चे हैं, वहाँ पर केवल 70 से 80 शिक्षक हैं। कैसे पढ़ा सकेंगे? तो एक और स्कूल को अपग्रेड करना, उत्क्रमित करना, एक और हिंदी माध्यम के स्कूलों को खोलना, और दूसरी तरफ शिक्षकों की नियुक्ति नहीं करना, या तो कबीरदास की वह बात हो गई, जैसे पहली भिक्षा अन्न की लाना, गाँव गवैया पास न जाना, पहली भिक्षा जल की लाना, ताल तलैया पास न जाना। आप स्कूल खोलते जा रहे हैं, लेकिन शिक्षकों की संख्या नहीं बढ़ रही है। हाँ, शिक्षकों की क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैं तो यहाँ पर कुछ स्कूल देखा हूँ, जैसे कहूँ तो हमारे बगल में ही नेपाली पाड़ा हिंदी हाई स्कूल है। वह किसी भी प्राइवेट स्कूल की तुलना में तुलनात्मक रूप से वह अधिक अच्छा है। उखड़ा आदर्श हिंदी हाई स्कूल को देखिए। हाँ, तो मतलब बहुत से स्कूलों का नाम लेने का यहाँ पर समय नहीं है। मैं 2 स्कूलों को कह रहा हूँ। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड देखिए, बच्चों का स्टैंडर्ड देखिए, पढ़ाई का स्टैंडर्ड देखिए। इस मामले में सर कई स्कूल भी उदाहरण पेश कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि उनके पास वो सुविधाएं नहीं है, उनके पास वो जमीन नहीं है, और इन लोगों के पास जमीन भी है और कुछ करने का तमन्ना भी है। इस तरफ से हटते हुए सर एक बहुत ही गंभीर प्रश्न आपसे है कि दुर्गापुर में जो भी बच्चे हैं केंद्र सरकार के उपक्रम, उनमें वर्ष में हिंदी के नाम पर कितनी राशि आती है, कितना खर्च होता है? तो नराकाश तो सर अभी है नहीं, आप जानते थे। नराकाश एक संस्था थी, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, उस पे सभी लोग थे, लेकिन वो अभी हाशिए पर है। तो राशि आवंटित जिस मात्रा में होती है कि इनको कितना मिलता है, तो उस तरफ आपकी जो संस्था है, आप जिसके सर कन्वेनर हैं, तो आप लोग कोई उसमें जानकारी लेने की कोशिश किए हैं? नराकाश जो है, जिसको टॉली के अंग्रेजी में कहते हैं, टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, इम्प्लीमेंटेशन कमेटी जो है, वो आज भी है और एक्टिव है। लेकिन उनकी एक्टिविटी में क्वालिटी ऑफ एक्टिविटी उनकी ठीक नहीं है। तो फिर सर आप फिर राजभाषा क्लब का तब क्या इतिहास हुआ उसका रहा? राजभाषा क्लब भी था तो यहाँ ना, नराकाश जब सक्रिय है सर, तो राजभाषा क्लब यहाँ पर राजभाषा क्लब तो कुछ दिन के लिए शायद, जहाँ तक हमें याद है, तिवारी ने बनाया था। तिवारी जी बनाए थे, तारकेश्वर तिवारी जी बनाए कुछ दिनों के लिए। और शायद उसी दरमियान वो टैगोर हाउस में और उसमें कवि सम्मेलन उन्होंने करवाया था। तो वो जो था वो माने कोई ऑफिशियल नहीं था, वो एक अपनी ओर से एक राजभाषा क्लब बनाए थे। लेकिन नराकाश जो है ना, वह आज भी एक्टिव है, और जितने भी यहाँ पर केंद्र सरकार की संस्थाएं हैं उनको लेकर बनती हैं। जैसे अभी वो लोग हिंदी दिवस के अवसर पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करते हैं। अब आपका यह जो कहना है वो उसको मतलब खंडन उसका नहीं किया जा सकता है, कारण कि जिस रूप में उनकी गतिविधि होनी चाहिए उस रूप में उनकी गतिविधि नहीं होती है। सर, चूंकि आप एक NGO चलाते हैं,
आप एक एनजीओ के बहुत ही सक्रिय और योग्य व्यक्ति हैं, पदाधिकारी हैं, तो इस नाते आपका जो एनजीओ है, एनजीओ का तो हक बनता है सर ये पूछने का, जानने का कि भाई नराकाश से ही, जब नराकाश जिंदा है, सक्रिय है, तो भाई आपको हिंदी दिवस या हिंदी पखवाड़े के लिए कितनी राशि किसको दी गई, इस बैंक को कितनी राशि मिली खर्च करने के लिए, उस बैंक ने कितनी राशि खर्च की। अब यह जो है इस ओर मेरा ध्यान नहीं गया था, और शायद यह सरकारी या सरकार की बात है, उनका जो विभाग है, विभाग सर आप लोगों का हक बनता है, आप एक एनजीओ, आपकी रजिस्टर्ड संस्था है, आप हिंदी के प्रति समर्पित हैं, तो आप हिंदी चमका रहे हैं, आप हिंदी के लिए काम कर रहे हैं, तो आपका हक नहीं बनता है सर, व्यक्तिगत तौर पर आपका नहीं, आपकी संस्था का तो हक बनता है सर, जानने का, समझने का, क्योंकि आप दुर्गापुर में रहते हो, यहाँ बिजनेस करते हो, यहाँ के हम एनजीओ हैं, सक्रिय हैं, तो ये सर तो आपका मतलब एक हक भी है। हाँ, हक है। ऐसी बात टॉलिक में भी बीच बीच में उठती है कि हिंदी की जो अन्य सामाजिक संस्थाएं हैं उनको लेकर भी कार्यक्रम किया जाए, लेकिन कुछ इस कारण से, कुछ उस कारण से, कुछ लोगों की इच्छा से, कुछ लोगों की अनिच्छा से यह नहीं कर पाते हैं। और फिर चूँकि मैं उस विवाद में और उस ये मैं नहीं जाना चाहता, इसलिए मैं उस ओर ध्यान ही नहीं दिया आज तक। हाँ, लेकिन आप कह रहे हैं तो उस ओर भी ध्यान देना चाहिए, ध्यान देना होगा। नहीं, चूँकि सर आपकी जानकारी में राजभाषा क्लब, जैसे खबर मुझे जहाँ तक मिली है कि राजभाषा क्लब को फिर पुनर्जीवित करने की मतलब योजना चल रही है, मतलब कार्य गति पर है। इन्हीं सब चीज़ों को जानने के लिए तो राजभाषा क्लब चूँकि नराकाश की नज़र में है, राजभाषा क्लब, उसका संविधान भी है, सिर्फ उसको जीवित करना है, तो ये सब यक्ष प्रश्न है सर। इस तरफ आप जैसी संस्था के लोगों को ध्यान देना चाहिए, राजभाषा क्लब जो है उसको भी ध्यान देना चाहिए, दुर्गापुर हिंदी भाषा मंच को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये लोग हिंदी के प्रति समर्पित हैं। सर अगला सवाल आपसे यह है कि हिंदी में IAS IPS की भूमिका क्या है? हिंदी भाषी हिंदी पढ़कर IAS IPS पा सकते हैं? हाँ, हिंदी विस्तृत बताइए सर। हिंदी माध्यम से पढ़कर और केवल हिंदी विषय से पढ़कर बहुत से भारतीय सेवा में हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा में हैं, भारतीय पुलिस सेवा में हैं, और हिंदी को आज तो हिंदी केवल IAS क्यों, हिंदी में तो अभी आपको कॉलेज की शिक्षा तो दी जा रही है, विज्ञान की और दूसरे विषयों की। MBBS और इंजीनियरिंग की पढ़ाई मध्य प्रदेश में हिंदी माध्यम से शुरू हो गई है, और वहाँ के लोग खुश हैं, क्योंकि हिंदी में जितनी बात समझ में आ जाती है। हाँ, कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनका अंग्रेजी टर्म्स है, उनका अंग्रेजी टर्म्स नहीं रखा गया है। तो कहने का अर्थ यह है कि हिंदी पढ़कर भी आप IAS हो सकते हैं, और हो सकते नहीं हैं, हुए हैं और हो रहे हैं। सर आपसे एक मेरा निजी तो नहीं, एक सार्वजनिक प्रश्न आपसे रहेगा, क्योंकि आप अखिल भारतीय सांस्कृतिक परिषद से आप जुड़े हैं, आप कई वर्षों तक उसका सफल और कुशल संचालन किया है अपने नेतृत्व में। दुर्गापुर के सर जो पत्रकार हैं वो कवरेज करने के लिए उनको पास नहीं दिया जाता है, उनको ढूकने नहीं दिया जाता है। तो यह व्यवस्था यदि
आप इस बार सुधार दें उसमें व्यवस्था को, कि ताकि प्रेस जो है, जो नेशनल हो, लोकल हो, जितने भी हो, उनको भी अखिल भारतीय सांस्कृतिक में सम्मानित करे, उनको भी आदर से ये करे। तो ये थोड़ा सर, ये आप हम अपने चैनल के मार्फत से भी आग्रह करेंगे कि यह यदि व्यवस्था आप करें तो हमारे पत्रकार जितने भी हैं हमारे दुर्गापुर के आसपास के, रानीगंज, इस शिल्पांचल कोयलांचल के, उनको सर सुविधा भी। अखिल भारतीय सांस्कृतिक परिषद बहुत शुरू से ही पत्रकारों के लिए, जिस प्रकार पुलिस प्रशासन के लिए और स्वास्थ्य सेवा के लोगों को के लिए अलग व्यवस्था करता है, उसी तरह संवाददाताओं के लिए भी विभिन्न पत्र, स्थानीय हो या राष्ट्रीय हो, सबके लिए अलग व्यवस्था की जाती है और सबको अलग रूप से पास दिया जाता है। लेकिन होता क्या है कि एक पत्रकार गए, मतलब मैं किसी पर न दोषारोप कर रहा हूँ और न मैं अपनी सफाई दे रहा हूँ। यह जो समस्या आती है मैं वो आपको कह रहा हूँ, और उसमें हम लोग धीरे धीरे सुधार करते करते बहुत सुधार करते। संक्षिप्त में समय कम हाँ, होते जा रहा है। कहता हूँ कि हर पत्रकार को दिया जाता है। अब क्या है कि एक पत्रकार 4 पत्रकारों का गेट पास लेकर चले गए कि मैं इनको दे दूंगा, और बाद में पता चला कि वो उन पत्रकारों को नहीं मिलकर कहीं दूसरी जगह चला गया। अब जिनको नहीं मिला वो फिर पत्रकार आएंगे और मांगेंगे। तो मैं कहूँगा कि पत्रकार जितने भी हमारे बंधु हैं वे अखिल भारतीय सांस्कृतिक परिषद में दशहरा के पहले 10 दिन पहले आवे। मैं 2-4 लोगों को फोन कर दूंगा। सर, हिंदी दिवस अब 2 दिन और है। दुर्गापुर में आप मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हिंदी से जुड़े हैं, तो ये हिंदी दिवस, हिंदी माह में आप दुर्गापुर के तमाम लोगों को, तमाम भाषा भाषी को आप अपने हिंदी भाषा मंच से क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं दुर्गापुर के सभी लोगों को, सभी निवासियों को, चाहे वो छोटे हों, बड़े हों, व्यवसायी हों, नौकरीजीवी हों, मैं सबको इस हिंदी पखवाड़े के अवसर पर मैं सबको यह अनुरोध करूंगा कि आप हिंदी पढ़िए, समझिए, और दुर्गापुर हिंदी भाषा मंच द्वारा जो 5 से 8 तक के बच्चों के लिए तृतीय भाषा के रूप में हिंदी, बांग्ला और संस्कृत की शिक्षा शुरू की जा रही है, उसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है 16/1 अकबर रोड में। आप रजिस्ट्रेशन करवाइए और अपने बच्चों को मुफ्त में हिंदी, बांग्ला और संस्कृत कक्षा 5 से 8 तक के तृतीय भाषा के रूप में मुफ्त में शिक्षा की व्यवस्था हमने की है, उसका लाभ उठाइए। हिंदी दिवस पर ये चैनल भी बधाई का पात्र है। और ये चैनल सर बांग्ला में है, इसलिए चैनल को विशेष बधाई सर, कि बांग्ला चैनल हिंदी दिवस का प्रोग्राम कवरेज कर रहा है, लाइव दिखा रहा है। मैं इस न्यूज़ को सबसे पहले मैं दुस्साहस न्यूज़ से मैं जुड़ा लगभग 1971 में, 1971, 72, 73 में से मैं वो आपके पिताजी ही थे उसके ये। तो मैं बधाई दीजिए सर, मैं एक्सप्रेस ऑनलाइन को, मैं एक्सप्रेस ऑनलाइन को चैनल बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आप बांग्ला न्यूज चैनल होकर भी हिंदी का यह कार्यक्रम आपने प्रसारित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और ऐसे ही सामाजिक समरसता के लिए कार्यक्रम करते रहें, यही एक कामना है, और भविष्य के लिए आपके प्रति हमारी शुभकामना है। नमस्कार, धन्यवाद। दर्शकों, यह परिचर्चा अब हम समाप्त करने जा रहे हैं। फिर अगले शनिवार को किसी अनछुए विषय पर, हिंदी के लिए, हिंदी को समर्पित विषय पर हम फिर हाजिर होंगे। आज नमस्कार, धन्यवाद सबसे।
এই হলো ডেডলাইন কমিউনিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড। আপনারা দেখছেন এক্সপ্রেস নিউজ, খবর নেয় খবর দেয়।